I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos, and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। पीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में सर। Shekhar sir's YouTube videos prove to be of very help. I also joined answer writing. I also joined test series and sleepy classes. I completely relied on your channel. हेलो एवरीवन, मैं अनिमेश प्रधान। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में ऑल इंडिया रैंक दूसरी हासिल की है। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के साथ अपनी पूरी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा अक्रॉस पूरे सारे फेजेस में। परंतु उसके पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैं तालचेर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग इंक्लूडिंग 11th एंड 12th डीएवी पब्लिक स्कूल MCL कलिंग एरिया तालचेर से ही की है। उसके बाद मैंने NIT राउरकेला से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। 2021 में ग्रेजुएटेड। उसके बाद थ्रू कैंपस प्लेसमेंट आई गॉट इंडक्टेड टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अभी मैं IOCL रिफाइनरी हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में ही कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पूरी तैयारी ऑफिस में रहते हुए की है। कार्यरत था मैं पूरी दौरान। उससे पहले मैं और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कैसे हालात थे मेरे जिस समय मैं तैयारी पूरी कर रहा था अपनी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरे पूरे प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। सो आई हैड स्टार्टेड माई फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन इन January-February 2022, but my mother was diagnosed with stage 4 breast cancer December 2021 में। तो पूरे 2 साल उनका ट्रीटमेंट चला। बहुत उतार चढ़ाव आई और हमें पहले दिन से पता था कि ये इनक्यूरेबल है और हमारे पास बहुत दिन महीने हैं नहीं। तो यही इंस्पिरेशन थी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ताकि मेरी मम्मी देख सके मेरी सफलता को। परंतु आज जब रिज़ल्ट आया उनकी कमी और ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि मैं उन्हें वो बता नहीं सकता, क्योंकि पिछले महीने 1 महीने पहले ही मार्च में हमने उनको खो दिया और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खामी रह जाएगी। और मैंने अपने पापा को कुछ साल पहले जब मैं क्लास स्टैंडर्ड 11th में था तब भी हार्ट अटैक से खो दिया था। तो मेरी जर्नी काफ़ी रॉकी रही है और मेरे लिए खुद के लिए इंस्पायरिंग रही है कि मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि 5 साल पहले 10 साल पहले कि अगर मुझे कोई बोलता कि मैं इन हालातों में ये अचीव कर पाता तो मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाता। तो प्रिपरेशन को आते हुए मैंने फरवरी के महीने में सिंस डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी मम्मी के डायग्नोसिस के बाद, सो मैंने सिविल्स डेली इंस्टीट्यूट के अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम में एनरोल किया था, जिसमें कोई कोचिंग क्लासेस और क्लासरूम या फिर ऑनलाइन क्लासेस पर से नहीं थी, बट इट वाज अ मेंटरशिप प्रोग्राम और प्लस एक ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ था बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस की। तो उसके मेंटरशिप प्रोग्राम से मुझे काफ़ी सहायता मिली थी। मुझे एक मेंटर मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था और उनकी टेस्ट सीरीज़ भी मैंने काफ़ी हद तक यूज़ की थी। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी ऑनलाइन फ्री कुछ पेड रिसोर्सेज टेस्ट सीरीज़ मैंने यूज़ की थी। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मैंने सोशियोलॉजी के लिए 2 टेस्ट सीरीज़ यूज़ की हैं। एक रिलायबल एंड वैलिड एक टेलीग्राम चैनल है, उनकी मैंने एक पेड टेस्ट सीरीज़ ली थी जो कि मैंने प्रीलिम से पहले दिया था और प्रीलिम्स के बाद मैंने विजन IAS की सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज़ दी थी। अब मैं फेजेस बाय फेजेस बताऊं तो जब मैंने शुरुआत की थी फरवरी के महीने में 2022 में, तो उसी अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम सिविल्स डेली में उनका एक प्रोग्राम था समाचार मंथन, जिससे कि वीकली करंट अफेयर्स का PDF मिलता था मुझे और वही PDF से मैं अपने मेंस के नोट्स बनाता था हर हफ्ते और हर हफ्ते मैं 1.5 आवर का मेंस का टेस्ट देता था। सो वो 125 मार्क के होते थे, बेसिकली GS का हाफ। तो मैंने ऐसे हर हफ्ते मिनी टेस्ट दिए हैं 48 to 50 पूरे 1 साल में। तो उसी से मेरी आंसर राइटिंग बिल्डअप होती थी। तो मैंने अलग से कभी वेट करके
कि अभी इतना हो गया फिर मैं आंसर राइटिंग करूँगा, वैसे नहीं किया। बट आंसर राइटिंग उसी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स के कंटेंट से मैंने अपने नोट्स बना रहा था मैं मेंस के, प्लस उससे मैंने अपने टेस्ट देने शुरू कर दिए हर संडे। तो इससे क्या हुआ कि दिसंबर 2022 तक मेरे मेंस के 80% नोट्स रेडी थे। मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाए हुए थे पर टॉपिक वाइज, और वो ऑर्गेनिकली बिल्डअप हो जाते थे क्योंकि मोर देन लेस सब कुछ करंट से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। तो जब कोई ये PDFs भी आते हैं किसी भी कोचिंग के मैगज़ीन में, वो सिर्फ करंट नहीं देते, उसका स्टैटिक थोड़ा ओवरऑल बैकग्राउंड भी देते हैं, तो उससे कवर हो जाता था। और उसके बाद जब मुझे महसूस होती थी कि और कुछ ऐड करना है तो मैं वैसे वैसे करता जाता था। तो मेरी मेंस की नोट्स प्रिपरेशन 80% हो गई थी दिसंबर तक। उससे पहले नवंबर और दिसंबर के महीने मैंने कुछ मेंस के टेस्ट्स भी लिखे थे। ज़्यादा नहीं पर 6-7 टेस्ट मैंने लिखे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट GS पेपर्स के। इसके पहले मैंने ऑप्शनल का भी एक बार अपना कर लिया था, नोट मेकिंग, रिवीजन और एक टेस्ट सीरीज़ रिलायबल एंड वैलिड की मैं दिसंबर से पहले एक बार लिख चुका था। जनवरी का महीना थोड़ा डिस्टर्बिंग था, पूरा 2 साल ही डिस्टर्बिंग था। मम्मी की ट्रीटमेंट चालू थी पूरे दौरान, बट जनवरी मेरी दीदी की शादी थी तो जनवरी वाज अनप्रोडक्टिव। फिर उसके बाद फरवरी 1 से हैड प्रिपेयर्ड फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स के लिए। मैं भूल गया कि मेंस एग्जिस्ट करता है। रिसोर्सेज मोर और लेस सेम थे, बट नज़रिया उनको देखने का, कैसे कंटेंट बिल्डअप करने का, वो बदल गया था। मेंस के लिए मुझे ये था कि हर टॉपिक के लिए मेरे पास A4 शीट में कंटेंट हो, उसका बैकग्राउंड, उसका कोई लेट्स से GS2 में है तो उसका कोई आर्टिकल हो, कोई कोट हो, कोई कमिटी रिकमेंडेशन हो। सो ये बेसिक टेम्पलेट था कि रिकमेंडेशन, कमिटीज़, कोट्स प्लस एनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जहाँ जहाँ ये हो सके हर चीज़ के लिए मैंने की थी फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। फिर मैंने प्रीलिम्स की तैयारी फरवरी से मई तक की थी, जहाँ पे मेरा मेजर फोकस यही था कि जितना मैंने पढ़ा उसको बार बार फिर से रिवाइज़ करूँ और उसी के ऊपर टेस्ट सीरीज़ दूँ। टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्सेस इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने सिविल्स डेली का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ कुछ हद तक दिया था, उसके अलावा इंटरनेट में जितने भी फ्री अवेलेबल टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनको बहुत खुद से दिया था और खुद ही चेक करता था, एनालाइज़ करता था कि कहाँ गलती हो रही है, कौन से सब्जेक्ट्स में। फिर उसके ऊपर मैं बिल्डअप करता था कि कैसे नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो फ्री आप कैसे सर्च करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा गूगल पे साइट्स मिल जाएंगी जो पिछले साल की प्रीलिम्स को टेस्ट सीरीज़ हो या फिर जो अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं उनका थोड़ा लैग में 1 महीने 2 महीने के लैग में वो अपलोड हो जाती हैं। मैं दिल्ली में था तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से दूर था, पर कभी कभी जाता था तो वहाँ पे बहुत मटेरियल्स होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे मैंने प्रीलिम्स के लिए विज़न की टेस्ट सीरीज़ भी ट्राई की थी जो कि मैंने रिलीजियसली दी थी। और उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा ओपन टेस्ट्स होते हैं बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, फोरम के, सिविल्स डेली के, वाजीराम के, नेक्स्ट IAS, इनकी बहुत ज़्यादा ओपन मॉक्स भी होती है जो कि आपकी फुल लेंथ टेस्ट होती है प्रीलिम्स के लिए, जो आप फ्रीली अवेल कर सकते हो। सो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज थे टेस्ट सीरीज़ के लिए। बट ये टेस्ट सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई जितना प्रीलिम्स पास आता गया। मैंने कुल मिला के 35 to 45 टेस्ट दिए होंगे प्रीलिम्स के लिए, और उनको पर देने के बाद मैं एक उसी दिन नहीं पर उसके नेक्स्ट डे उसको एनालाइज़ करता था, उसके आंसर्स पढ़ता था, उससे नोट्स बनाता था। उस नोट्स को मैं एटलीस्ट 3 बार 4 बार रिवाइज़ करता था। और जिन सब्जेक्ट्स पे मुझे लगता था मेरा थोड़ा वीकर पॉइंट है, जैसे इकोनॉमी मुझे लगता था कि मेरा एक वीक पॉइंट है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के पेपर देने की कोशिश करता था एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट जिसमें कि फेयरली मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। सो फरवरी से मैंने जब प्रीलिम्स के फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की थी, ये भूल की कि मेंस कुछ एग्जिस्ट करता है, तो मेरा प्रिपरेशन GS के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन था, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। CSAT मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं था, जिसके बारे में मैं कुछ मिनटों के बाद बताऊंगा। पर GS के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। उससे पहले मैं अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ, जो कि मोर और लेस इज़ वेरी सिमिलर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की तरह। हिस्ट्री की बात करें तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री,
के लिए आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो की थी। मेडिवल के लिए मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखे थे मैंने, कंपाइलेशंस, और उसके साथ एक वाजीराम रवि की येलो बुक आती है, उसको एक दो बार पढ़ा था मेडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और प्रीलिम्स में उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ी थी। उसके साथ मैं PMFIS की ज्योग्राफी की बुकलेट भी मैंने पढ़ी थी, बट वो सेक्शन जो कि मुझे लगता था कि एनसीईआरटी में थोड़ा कम कंटेंट है, या फिर जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा ज्योग्राफी में। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अमित सेनगुप्ता सर की यूट्यूब वीडियोस देखता था ज्योग्राफी के लिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट था, काफ़ी टेक्निकल होता है, वो समझ नहीं आती, तो वैसे रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करता था, तो जो भी मिलता था एनिमेशन के साथ वो फॉलो करता था ज्योग्राफी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह इकोनॉमी उनका एक बुक होता है वो फॉलो किया था, प्लस उनका एक 550 MCQs होता है जो वो हर साल प्रीलिम से पहले अपडेट करते हैं, तो वो 550 MCQs मैं 3 बार किया था, बार बार रिवाइज करके उन आंसर्स को। इकोनॉमी के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, करंट अफेयर्स वाज अ मेजर सोर्स, परंतु मैं प्रीलिम से कुछ दिनों से पहले मैंने स्लीपी क्लासेस की एक रैपिड रिवीजन होती है, जो कि कुछ 6 घंटे 7 घंटों में वो पूरा आपको एक रिवाइज़ करवा देते हैं, तो वहाँ की मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोर्स ली थी, जिससे कि मुझे थोड़ा ओवरऑल आइडिया मिल जाए साइंस एंड टेक का। एनवायरनमेंट के लिए मैंने पहले शंकर IAS एक बार पढ़ा था मैं, परंतु मुझे इतना उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसीलिए मैंने फिर PMFIS को मैं शिफ्ट किया, और PMFIS मुझे काफ़ी अच्छा लगा फॉर एनवायरनमेंट। बट उसके अलावा मैं एनवायरनमेंट में भी स्लीपी क्लासेस के रैपिड रिवीजन सीरीज़ लिया था जस्ट बिफोर प्रीलिम्स। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मेजरली सिविल्स डेली की जो ये वीकली समाचार मंथन होती थी, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ था हर हफ्ते जब मैं पढ़ता था, उन्हीं हाईलाइटेड पोर्शन को मैं उन 4 महीनों में प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा। उसके साथ उन्हीं 4 महीनों में मैंने विज़न का भी मंथली मैगज़ीन 8 से 10 महीनों का पहले का मैं पढ़ा, और उनको बार बार रिवाइज़ किया था, उनसे नोट्स बनाई थी। न्यूज़पेपर के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, और मैं डेली नहीं पढ़ पाता था, बिकॉज मैं वर्किंग एस्पिरेंट था और घर पे भी दिक्कतें थी, तो टाइम की बहुत क्रंच रहती थी, और आई फाउंड आउट कि न्यूज़पेपर से बहुत टाइम जाता है और मुझे कुछ एक क्रिस्पर कंटेंट चाहिए, तो इसीलिए न्यूज़पेपर पहले के 1-2 महीने में मैंने पढ़ी होंगी एडिटोरियल्स टू गेन अवेयरनेस और थोड़ा ऐसे खुद को अवेयर बनाने के लिए, परंतु ज़्यादा कंटिन्यू मैं कर नहीं पाया। उसके साथ ये मैं जब ये पढ़ रहा फरवरी के महीने में से ही, मिड फरवरी से मैंने टेस्ट देना शुरू कर दिया था। पहले 1 वीक में 1 टेस्ट, फिर 1 वीक में 2 टेस्ट, तो ऐसा आते हुए मई के महीने में और अप्रैल एंड में स्टार्टिंग के महीने में मैं 3 दिन में 1 टेस्ट या 2 दिन में 1 टेस्ट दे देता था, या फिर कभी कभी इतनी एंग्जाइटी होती थी कि 1 दिन में मैंने 2-2 टेस्ट भी दिए हैं, ताकि देखूं कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। उसके साथ मैंने अभ्यास विजन IAS की एक होती है सिमुलेटेड टेस्ट, जो कि एक्चुअल सेंटर्स में जाके देना होता है, विच इज़ ऑल्सो पेड टेस्ट सीरीज़, जो कि 3 अभ्यास टेस्ट होती है, तो वो भी मैंने दी थी। उसके साथ CSAT में मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मैं पिछले साल की क्वेश्चंस किया था, टेस्ट दी थी, और मेरे यूजुअली 100 से ज़्यादा मार्क रहते, तो मैं फेयरली कंफर्टेबल था। परंतु जब पिछले कुछ अभ्यास में टेस्ट सीरीज़ जब दे रहा था विज़न में, तो मुझे ये पता चला कि मेरी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है, और मेरे नंबर 100 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, 80-90 या फिर एक टेस्ट में 70-75 के आसपास भी आए थे, तो दैट गिव मी रियलिटी चेक। बट उस टाइम पे ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने सिर्फ फ्री यूट्यूब के वीडियोज़ होते हैं, डिफरेंट रैंडम ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, वो मैंने देख लिए थे। परंतु और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो इंजीनियरिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड से मोस्टली होते हैं, उनको ये एक गुरूर रह जाता है कि मैं सिर्फ मैथ्स से ही कर लूँगा CSAT, जो कि मुझ में बहुत टाइम तक था। परंतु फिर मैं रियलाइज़ किया कि सिर्फ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैथ्स नहीं हो रहा है, और ये अपने ऊपर एक ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ मैथ्स ही कर लूँगा। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी लास्ट के टाइम पे ये कर ली थी कि मैं मैथ्स के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट रहूँगा, बट अगर नहीं हो रहा है तो स्विच बैक टू इंग्लिश,
और रीजनिंग ऑल्सो उतने डेडिकेशन के साथ एज कम्पेयर टू मैथ्स, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे 2/3 67 मार्क्स रखने, आपको 200 नहीं रखने CSAT में। तो उसी सेम चीज़ CSAT के एक्चुअल एग्ज़ाम में भी हुआ। मैं जब स्टार्ट किया एग्ज़ाम देना तब मैथ्स नहीं हो रहा था। पहले के 15 मिनट में मैंने 2 क्वेश्चंस किए होंगे, पता चल गया कि मुझे इस बार इंग्लिश से ही मुझे सहायता मिलेगी। तो हालांकि मैंने काफ़ी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मैं श्योर हूँ कि काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, एंड विच इज़ अभी अगर मुझे फिर से ये सेम चीज़ करना पड़े तो मैं CSAT को बहुत ज़्यादा अभी ध्यान दूंगा। तो यही मेरी ऑल्सो एडवाइस रहेगी कि आप उतना ही दे अटेंशन CSAT को जितना आप GS को देते हैं, बिकॉज इट्स गेटिंग टफर और इवॉल्व होते जा रहा है। सो प्रीलिम से ऑल्सो क्वेश्चन मार्किंग की मेरी ये रहती थी कि मैं 2 राउंड में फिल करता था बबल्स को। एक बार जो मैं बहुत श्योर हूँ या फिर 70% 80% श्योर हूँ उनको मैं बबल करता था पहले, फिर आई यूज्ड टू गो ऑन जिसमें मैं 50% श्योर हूँ उनको करता था। पूरे दौरान मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा श्योर आप हार्डली 35 to 45 मैक्स क्वेश्चंस पे होते हैं, और 45 भी ऑन ए वेरी गुड डे। तो एजुकेटेड गेसेस और थोड़ा अब स्ट्रैटेजी करके आपको करना पड़ता है गेस वर्क। तो मैं यूजुअली टारगेट करता था 85 to 90 के क्वेश्चंस करूं, परंतु रियल एग्ज़ाम में मैंने 80 से 85 के बीच में 80 to 83 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। परंतु मेरी मॉक टेस्ट में यही रहती थी प्रयास कि मैं 85 से 90 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट करूं प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में ये होता है कि बहुत लोग ऐसे सब्जेक्ट जैसे आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। परंतु मेरे हिसाब से मेडिवल, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, चाहे आप पॉलिटी की तरह मत दीजिए इतना ध्यान, परंतु बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि उससे भी आसान सवाल आते हैं और एक ही क्वेश्चन मैटर करता है। और आप अगर थोड़ा भी परिश्रम करें एंशिएंट में या आर्ट एंड कल्चर में, तो 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकेंगे, एंड वो 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो आपको लगता है कि आपको बोरियत होती है, बोरिंग लगता है थोड़ा, तो आप डिफरेंट मीडिया से पढ़िए। मैंने आर्ट एंड कल्चर ऐसे कोई बुक से नहीं पढ़ी, ऐसे यूट्यूब में वीडियोस होते हैं एनिमेशन के साथ, या फिर छोटे छोटे समराइज क्लिप्स होते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाते हैं, जिसमें डांस ऑफ इंडिया, आर्ट्स फॉर्म्स ऑफ इंडिया, पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, वो सब कंपाइल करके आ जाते हैं। तो आप वो पढ़ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गोइंग थ्रू एनी बल्की बुक विच आई हैड डन। फिर प्रीलिम्स के एंड में ऑल्सो ऐसे कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि उसी टाइम ही करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, तो वो मैप वर्क, वो सब मैंने 1 महीने मिड मार्च टू मिड अप्रैल या अप्रैल एंड तक की थी। यूट्यूब के बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। बहुत ज़्यादा मैं प्लेसेस टू सी इन न्यूज़, जो कि इस बार प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मैं उन वीडियोस से अपने खुद मैप बनाता था, खुद मार्क करता था, उनसे मुझे हेल्पफुल हुई है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो कि प्रीलिम से 1 महीना या फिर 2 महीने पहले आप कर सकते हैं, उसी पे फोकस करके। और इस टाइम पे मेरी टाइम, सिंस मैं वर्किंग था तो टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा था, तो मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले ये कोशिश रहती थी कि मैं 3.5 घंटे, 3 से 3.5 घंटे मैं पढ़ लूँ, और उसके बाद ऑफिस से आने के बाद मैं 2 घंटा या फिर 1 घंटा मैं पढ़ लूँ प्रीलिम्स के टाइम पे। थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता था, परंतु मेरी यही रहती थी कोशिश कि मैं हर रोज़ 5 से 6 घंटे ला पाऊँ, क्योंकि एज ए वर्किंग एस्पिरेंट ज़्यादा टाइम होते नहीं थे, बट यही टारगेट होता था कि 5-6 घंटे हो जाए। परंतु कभी कभी होता था कि कभी नहीं होता था, वर्कलोड ज़्यादा होता था, तो किसी दिन 1 घंटे ही पढ़ पाया था मैं, किसी दिन 2 घंटे, पर कंसिस्टेंटली हर रोज़ पढ़ता था। आई वाज नेवर आउट ऑफ टच। जबकि ज़रूरत टाइम जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हॉस्पिटल विजिट करने पड़ते थे मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए, बट देन ऑल्सो वो जोन में था कि प्रिपरेशन के जोन में हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही था कि जल्द से जल्द करना है, मम्मी का सपना पूरा करना है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी मोरलेस यही थी। परंतु और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने, सिंस मैं वर्किंग था, तो मुझे ऐसे 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता था, कभी टी ब्रेक हो, लंच ब्रेक हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ चल के 15 मिनट, आ रहा हूँ 15 मिनट, तो इन सब चीज़ों पे मैं स्लीपी क्लासेस की बहुत सारी प्लेलिस्ट होती है, जैसे प्रीमिक्स करके आती है उनकी, और MCQs आते हैं,
तो वो मैं लगा देता था ऑडियो पे और उन्हीं को सुनता रहता था, चाहे मैं देख ना रहा हूँ उस वीडियोस को, बट वो चीज़ें मैं जब कुछ नहीं कर रहा हूँ बट चल रहा हूँ तो वो सब चीज़ें मैंने की। कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट मिल रहा है तो ऐसे छोटे छोटे सोर्सेज से मैंने ट्राई किया कि प्रिपरेशन और थोड़ी बेटर हो सके। फिर मेंस की तरफ आते हैं तो मेंस 3 महीना जो होता है, मैं नहीं बोलूँगा कि उसी 3 महीना में मैंने मेंस की प्रिपरेशन की। मेजॉरिटी पोर्शन मैंने फरवरी से दिसंबर तक पूरा मेंस का दिया, टेस्ट्स लिखे हैं, कुछ ऑप्शनल एक बार रिवाइज करके एक टेस्ट सीरीज़ दी थी कंप्लीट। फिर मेंस की टेस्ट सीरीज़ और एक मैंने ऑप्शनल के लिए सोशियोलॉजी के लिए लगाई थी, विजन IAS की 8 टेस्ट्स होती हैं उसमें, वो मैंने दिया था उन 3 महीनों में। उसके साथ सिविल्स डेली की मेंस टेस्ट सीरीज जो कि मेरे अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट था वो मैंने दी थी। तो मैंने 12 टेस्ट सिविल्स डेली के दिए होंगे 3 फेजेस में 4 करके 4 GS पेपर्स के लिए, और सोशियोलॉजी की अभी 8 टेस्ट सीरीज़ दी थी, आफ्टर टेस्ट दिए थे आफ्टर प्रीलिम्स। और उसके साथ मैंने अभ्यास फिर से विजन IAS का भी जो होता है सिमुलेटर, वो मैं एक ऐसे कस्टम सेंटर पे जाके भी दिया था। तो मैंने 12 + 4 16 GS की टेस्ट दिए होंगे आफ्टर प्रीलिम्स से पहले मैं 6-7 टेस्ट दिया था मेंस का, और प्लस ऑप्शनल के 8 टेस्ट मैं दिया था फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर प्रीलिम्स। तो अगर हम पेपर वाइज GS की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो GS 1 में पहला हमारा आता है हिस्ट्री। तो मेरी सोर्सेज सेम ही थी जो मैंने बताई, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने प्रतीक सर की फ्री वीडियोस होती है यूट्यूब पे, तो वो देखी थी एक बार, उनसे थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया था ताकि ऐसा अगर बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए तो मेरा छूट ना जाए। प्रतीक नायक सर अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, बट मैंने अनअकैडमी के पोर्टल पे जाके नहीं पढ़ा था, वो बहुत साल पुराने वीडियोज़ है वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कि यूट्यूब पे मुन्नाल पटेल जो इकोनॉमी के हैं फैकल्टी, तो उनके यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है, तो वो मैंने रेफ़र की थी प्रतीक सर के लेक्चर्स। उसके साथ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के लिए स्पेशल मैं क्या करता था कि जो पिछले, सिंस ये बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, तो मैं पिछले साल के 2-3 साल के डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ जो होते, जैसे मैं 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने विज़न के 2022-2021 के टेस्ट सीरीज़ जो थे हिस्ट्री के मेंस के, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, आर्ट एंड कल्चर हो, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न ही होता है, तो उन सबको किया था, उन आंसर्स को पढ़ रहा था, फिर उससे आंसर्स बनाता था। तो मेरे क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा रुचि नहीं थी मेरी, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसे पढ़ता था, तो उससे ऐसा होता था कि मैं जब मैं आंसर लिखूँ तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी फ्रेम है कि मैं कैसे लिखूँ आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट का। फिर ज्योग्राफी की आए तो ज्योग्राफी में भी सोर्सेज वही PMF IAS और NCERT की 11-12 थी, परंतु मुझे ज्योग्राफी में मेंस का आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं फिल ही नहीं कर सकता 2 पेज या 3 पेज ज्योग्राफी के आंसर्स में। तो मैंने क्या शुरुआत किया, वही सेम चीज़ जो हिस्ट्री के लिए करता था, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के 2-3 साल पुराने जो होते थे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, उसी को मैं फिर क्वेश्चन लिखता था और फिर खुद से आंसर पढ़ के फिर से आंसर लिखता था, डायग्राम से इनकॉर्पोरेट करता था। तो मेरी एक बुकलेट बन गई थी 60-70 क्वेश्चंस की ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल, इंडियन सब मिला के, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थी। सोसाइटी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, परंतु आखिरी 1 महीने में मैंने अच्छे कमेटी रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट्स, डिफरेंट जो टॉपिक वाइज होते हैं, विमेन हो, पोवर्टी हो, हंगर, SHG ग्रुप्स, उनका वो सब एक कंपाइलेशन बना लिया था सोसाइटी के लिए। तो अभी GS 2 की बात करते हैं तो मेजरली पॉलिटी और गवर्नेंस रहता है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं सिविल्स डेली के समाचार मंथन के प्रोग्राम की वजह से मैं फरवरी के मंथ से ही मेरी नोट्स बनती जा रही थी, तो मैंने ऐसे टॉपिक वाइज नोट्स मोस्टली बना लिए थे दिसंबर तक, ऐसे ऑर्गेनिकली बन चुके थे टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से GS 2 के लिए, गवर्नेंस और पॉलिटी के। परंतु जो मुझे लगता था कि नहीं बन पाया है नोट्स, तो मैं क्या किया था कि मैं 2023 में दे रहा था, तो 2022 के मेंस 365 पॉलिटी और गवर्नेंस के जो विजन IAS की होती है वहाँ के टॉपिक्स देखा और देखा कि वहाँ से कौन से टॉपिक्स है जो कि मेरे नोट्स में मैंने मिस कर दिए हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग है नोट्स उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, तो वो मैंने पॉलिटी के नोट्स में ऐड किया था।
और गवर्नेंस में भी वही सेम चीज़ थी, समाचार मंथन से नोट्स बन रहे थे और मेंस 365 से मैंने उसे सप्लीमेंट किया था। बट एक साल पहले का मेंस 365, 2022 के मेंस 365 से। फिर उस 3 महीने के टाइम पे मैंने शून्य IAS करके एक इंस्टीट्यूट है, उनकी एक आती है छोटी सी एक कोर्स जिसपे कि उसको आप उन बहुत मल्टीपल PDFs देते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट केस स्टडीज़, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, एग्जांपल्स, ऐसे उनकी 7-8 PDFs होती है। तो वो मैंने ख़रीदी थी, जिससे कि ऐसे बहुत ज़्यादा कस्टम मेड मेरे पास बहुत बन गई थी ये गुड पॉइंट्स, ऑर्नामेंट पॉइंट्स, जो पॉलिटी और गवर्नेंस में मैंने बहुत लिबरल यूज़ की है। कोर्ट जजमेंट, हर आंसर में मैंने कोर्ट जजमेंट्स और कमिटी रिकमेंडेशंस मैंने यूज़ की होंगी पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए। और GS 3 आए तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इकोनॉमी के लिए सोर्स, इसमें मैंने मोस्टली वही समाचार मंथन से मेरे नोट्स बने थे और मेंस 365 2022 वाले से मैंने सप्लीमेंट किया था। सेम विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मैंने विजन IAS की बुकलेट आती है, उससे अपने नोट्स बनाए थे। और जो मेंस 365 होता है 2022 का, उससे मैंने सप्लीमेंट किया था। इंटरनल सिक्योरिटी भी मैंने वही सेम चीज़ की थी। इसके अलावा GS 3 में एनवायरनमेंट से भी PMFIS से कुछ कंटेंट और समाचार मंथन से कुछ कंटेंट और मेंस 365 से कंटेंट से मैं अपने नोट्स बनाता था। तो मेरे नोट्स किसी बुक या फिर किसी कोचिंग मटेरियल से मैं डायरेक्ट नहीं बनाता था। मैं ऐसे सोचता था कि मुझे ये टॉपिक्स है सिलेबस में, इन हर टॉपिक के मेरे पास 1 पेज या 2 पेज का नोट्स होना चाहिए। तो उनको देख के मैं इन सोर्सेज को सर्च करता था कि सबसे बेस्ट चीज़ें क्या है, या फिर उनको मिला जुला के मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता था हर सब्जेक्ट के लिए, पूरे GS और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी। परंतु जब इसी 3 महीने के टाइम पे मैंने बहुत बिल्डअप किया कंटेंट, हर टॉपिक के ऊपर एक कोर्ट हो या फिर कोई कमिटी रिकमेंडेशन हो, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो, कोई आर्टिकल रिलेटेड हो, फिर कोई केस स्टडी हो, गुड एग्जाम्पल हो, ब्यूरोक्रेट्स का कुछ एग्जाम्पल, एक कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो, SDG गोल्स हो। तो ये सब ऑर्नामेंटेशन ये 3 महीनों में मैंने की। ये वैल्यू एडिशंस थ्रू वेरियस सोर्सेज, जैसे शून्य IAS हो या फिर उसी साल का मेंस 365 हो, या फिर ऐसे ही गूगल सर्च करके कि केस स्टडीज़ अराउंड SHGs, केस स्टडीज़ अराउंड प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे गूगल का या फिर फ्री इंटरनेट से जो रिसोर्सेज मिलते थे उससे काफ़ी मैंने यूज़ किया। फिर GS 4 एथिक्स के लिए मैं कोई ऐसा बुक स्पेशली नहीं पढ़ा था। जब शुरुआत के दौरान मैंने कोई एक बुक पढ़ी होगी जो अभी मुझे याद नहीं आ रही, मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, परंतु बट मैंने बेसिक रीडिंग की थी ताकि जानने के लिए क्या है। फिर मुझे पता चल गया था इट्स मोर लाइक आपको कितना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रक्चर कर सकते हैं दैन द एक्चुअल कंटेंट। फिर मैंने वही सेम चीज़ एथिक्स के लिए भी की, टॉपिक वाइज मैं गूगल करता था, फिर UPSC सर्च कीवर्ड लगा देता था, फिर उससे जो मल्टीपल सोर्सेज आती थी 2-3 टैब एक साथ खोल देता था, फिर उनसे एक मटेरियल बिल्डअप कर देता था। ये पॉइंट रहता था कि सिंस मैंने तब तक सोशियोलॉजी पढ़ चुका था तो मुझे ये था कि थोड़ा एकेडमिक बनाना है एथिक्स को भी। तो मेरे नोट्स पे जैसे यूजुअली लोग सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल्स लिखते थे, तो मैंने भी सारे टॉपिक का अपना डेफिनेशन और एग्जांपल्स, बेस्ट केस स्टडी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, GS के कंटेंट के साथ साथ थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़े फिलोसफर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हर कंटेंट में मैं कैसे ला पाऊँ, वो भी मेरी कोशिश रहती थी ताकि थोड़ा मोर एनरिच्ड है और एथिक्स का पेपर थोड़ा मोर लगे कि एकेडमिक है, नॉट इन कि मैं ऐसे ही सिर्फ कॉमन सेंस से लिख रहा हूँ। तो ये मेरी एथिक्स के लिए कोशिश रहती थी। और एथिक्स में भी यही था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू है, केस स्टडीज़ और जो यूजुअल 10 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने वही बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दी थी। और मेरी राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी बन चुकी थी क्योंकि हर हफ्ते मैं मिनी टेस्ट लिखता था समाचार मंथन की वजह से, तो राइटिंग प्रैक्टिस मेरी काफ़ी लास्ट तक भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो एक दिक्कत मुझे नहीं हुई अंत के टाइम पे। तो एथिक्स में मेरा ये स्ट्रैटेजी था। और ऐसे की बात करें तो ऐसे मैं थोड़ा लेट शुरू किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं लिख लूँगा, परंतु जब मैं 1-2 ऐसे पहले लिखा तो पता चला कि बहुत इनकोहेरेंट लिख रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी लिख रहा हूँ, फ्लो अच्छा नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या किया कि जो अपलोडेड होती है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ऐसे कॉपीज़, हर रोज़ 1-2 कॉपीज़ पढ़ता था, या फिर जब भी बोर होता था तो उनको पढ़ता था।
और उनके कॉपी से जो भी बेहतर एक पैराग्राफ होता था या फिर कोई एग्जाम्पल होती थी या फिर एक अच्छा पैराग्राफ लिखा होता था, यूज़ ऑफ गुड एलिट्रेशन या फिगर ऑफ स्पीच, फिर वे ऑफ राइटिंग अच्छा लगा, उनके स्नैपशॉट लेके मैं अपने एक डिजिटल नोटबुक पे कंपाइलेशन बना दिया था। ऐसी बहुत ज़्यादा टॉपर्स की ऐसे नोटबुक्स मैंने पढ़ी थी और उनसे बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाइलेशंस बन चुकी थी। फिर उसके अलावा मैंने एक स्लीपी क्लासेस की एक वीडियो आई थी शेखर सर की, जो उनके को फाउंडर है। उनका एक वीडियो था कि फिलोसोफर्स के कोट्स जो कि आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने अराउंड 15-20 कोट्स दिए होंगे एंड वो कोट्स इतने वर्सटाइल थे कि आप वो पॉवर्टी के केस में भी डाल सकते हैं, डेमोक्रेसी के टॉपिक में भी डाल सकते हैं या फिर कोई एक फिलोसॉफिकल टॉपिक में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास 20-25 ऐसे थे कॉन्सेप्ट्स, कोट्स जो थोड़े बहुत एकेडमिक लगे, सोफिस्टिकेटेड लगे, बट दोज आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स, जो कि मैं डिफरेंट ऐसे के डिफरेंट पॉइंट्स में डाल सकता था। या फिर कोई अगर पॉइंट डाल रहा हूँ तो उसके स्टार्टिंग में वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके इंटरलिंक करके डालूँ, तो ऐसा लगे कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगी है इस ऐसे में। तो बट मैंने ऐसे बहुत उसी टाइम पे 3 महीने के टाइम पे मैं लिखा अराउंड 9-10 टेस्ट लिखे होंगे मैंने ऐसे के। अपार्ट फ्रॉम जो कि मैं कोचिंग के थ्रू इवैल्यूएट करवाता था, मैं अपने दोस्तों को भी से इवैल्यूएट करवाता था जो कि यूपीएससी से उनका कोई भी नाता नहीं है, ताकि वो मुझे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सके कि वो बोर तो नहीं हो रहे या फिर उनको कोई ऐसा प्री कॉन्सेप्ट नोशन ना हो। तो इससे भी मेरे दोस्त जो होते थे वो पढ़ते थे और मुझे फीडबैक देते थे एंड वो भी हेल्पफुल होता था मुझे। तो ऐसे के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। और कंटेंट आपको मेजरली आपकी जीएस कंटेंट हेल्प करती है इससे। तो मेरी नोट्स मेजरली हैंड रिटन ही थी, बहुत ही कम नोट्स थी जो कि डिजिटल थी, जैसे एसे का कंटेंट हो जाए या फिर ऐसे थोड़ा बहुत केस स्टडीज़, बेस्ट एग्जांपल्स के डिजिटल थे। अदरवाइज़ मैं बहुत ट्राई किया कि मैं एवर नोट पे, वन नोट पे बनाऊँ नोट्स, बट नहीं बनते थे मुझसे। तो मैं क्या करता था कि मेरे वही जो हैंड रिटन नोट्स थे, अगर मुझे लगे कि 2-3 पेज में आज दिन में ऑफिस के टाइम में लंच ब्रेक में रिवाइज़ कर सकता हूँ, उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके ले जाता था, तो उन्हीं को लंच ब्रेक में 1-2 बार रिवाइज़ कर लेता था, जो कि हैंड रिटन होती थी। बट जो भी आपको पसंद आए, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इनसे। और रिवीजन की मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि जो कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मुझे रिवीजन, बहुत बोरिंग लगता था, परंतु ये था कि जब तक मैं रिवाइज़ ना करूँ तब तक मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा। तो और मेरे रिवीजन वाज कि कोई सी बुक से बार बार मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेरे A4 नोट्स बन चुके थे। तो मेरे वो A4 शीट्स को मैं बार बार पढ़ता था और उससे एक बार मेरी फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट की अगर मेरे पास लेट्स से 60 पेज की A4 शीट्स हैं, तो मैं फिर से उसके बाद एक क्रिस्पर नोट बनाता था 10 पेज की, जिसमें कि बहुत पॉइंटर्स हो, सिर्फ जो मुझे लगता था मैं भूल जाता हूँ चीज़ें हों, ताकि मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले उसी सिर्फ 10 पेज को रिवाइज़ करूँ। और उस 10 पेज से ही मैं फिर से क्रिस्पर नोट बनाता था पूरे कंटेंट को 1 पेज में डालने की, ताकि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अगर मुझे रिवाइज़ करना हो एनवायरनमेंट, तो मैं सिर्फ उसी 1 पेज को देख के इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं 1 पेज को इम्पॉर्टेंट देख के कर सकूँ, जो कि मैंने मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल मैंने किया था। एक मेजर नोट से क्रिस्पर से 1 पेजर नोट मैंने बनाए थे। इसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टेलीग्राम चैनल्स होते हैं टॉपर्स के, जैसे शुभम कुमार जो कि पिछले साल के टॉपर रह चुके हैं, श्रुति शर्मा मैम, उनके जयंत नाहता सर जो कि ऑल इंडिया रैंक 56 थे, दिव्यांशु निगम सर, तो इनके बहुत ज़्यादा नोट्स जो कि टॉपिक वाइज ऑलरेडी मेड है, तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट वेरी लिबरली बोरो किया था और उन्हीं को मैंने अपने एक्चुअल नोट्स पे भी इनकलकेट किया था। और सिंस मैं वर्किंग एस्पिरेंट था, तो यही था कि मैं जहाँ भी हो सके कुछ ना कुछ रिवाइज़ कर सकूँ किसी भी थोड़े छोटे मोटे ब्रेक्स में। सो सिंस ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैं एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि व्हाट वुड हैव वर्कड एंड व्हाट वुड नॉट हैव, क्योंकि कोई बेंचमार्क है नहीं मेरे लिए कंपेयर करने के लिए। परंतु मेरे हिसाब से जो काम की होगी अपार्ट फ्रॉम कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क इज़ कि ये माइंडसेट की एग्ज़ाम है, आई हैव टू स्ट्रैटेजाइज कि इस एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करना है। अपने नोट्स को उसी तरह से बनाता था ताकि इसको मैं रिप्रोड्यूस कर सकूँ एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ लेट्स से कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ रहा हूँ और नॉलेज गेन कर रहा हूँ, बट अगर कोरल पे आए क्वेश्चन तो मैं कैसे लिख सकूँ, उसके ऊपर एक आर्टिकल हो, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हो, इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो, कोई कोर्ट हो, कोई डेटा हो। सो ये एक शीट पे होता था जो कि मैं रिप्रोड्यूस कर सकूँ विदाउट थिंकिंग इन द एग्ज़ाम सेंटर। और एग्ज़ाम सेंटर का एक्सपीरियंस के लिए आई एनरोल्ड इन अभ्यास, जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बताई विजन IAS की फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो
वो एक एक्चुअल सिमुलेशन होता है, आप एक्चुअल एस्पिरेंट्स के साथ देते हैं टाइम बाउंड मैनर पे एक स्कूल में, तो वो बहुत हेल्पफुल था, वो एंग्जाइटी और फर्स्ट टाइम का वो डर को से उभरने के लिए। मैं फुल टाइम वर्किंग था वाइल प्रिपेयरिंग, सो मुझे हमेशा ये था कि मैं शायद किसी डिसएडवांटेज में हूँ। जो वर्किंग है उन्हें तो 10-12 घंटे मिलते हैं, मुझे तो 5-6 घंटे में उन्हें गुड डे मिलते हैं, तो शायद नहीं हो पाएगा। परंतु यही था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव साइंड अप फॉर। ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो थी, इंडिपेंडेंसी, उससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलती थी। तो ऑल्दो आई वांटेड ऑलवेज कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करूं, बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि ठीक है, आई हैव अ प्लान बी, तो उससे एक थोड़ा मेंटल पीस मिलता था। तो इवन दो ऐसा लगता था कि फुल टाइम एक्सपीरियंस हैव अ बिगर एडवांटेज, बट सिंस ये मैंने खुद के लिए ही चूज़ किया था, आई वॉज मोर और लेस एट पीस विद दिस। सो सिंस बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस देखे होंगे इस वीडियो को, मैं अगर आप लीव्स का बहुत इशू होता है, वी हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ लीव्स जो अवेल कर सकते हैं, बट आई एम थैंकफुल टू इंडियन ऑयल और मेरे टीम, मेरे मैनेजर, everyone was so cooperative and supportive throughout the process. And also since I had to be frequently had to travel, घर जाना पड़ता था बैक एट ओडिशा जहाँ पे मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट होती थी, तो मेरी मोस्ट ऑफ द लीव्स उसी में जाती थी। प्रिपरेशन के लिए मैंने अलग से ऐसे लीव नहीं ली क्योंकि मेरे पास लीव बची ही नहीं थी, बट मेंस के टाइम पे जब 2 हफ्ते देने थे तब मैंने लीव्स ली थी, इंटरव्यू से 1 हफ्ते लीव ली थी। बट मेरा एंटायर जो था इंडियन ऑफिस और जो टीम थी वो बहुत ही सपोर्टिव थी, तो जो वर्क कल्चर था वो बहुत एनकरेजिंग था, तो ऐसा लगता नहीं था कि कि जॉब से कुछ दिक्कतें आएंगी। तो दैट वाज मोर लाइक कि मुझे वो लोग हेल्प करते थे, एनकरेज करते थे, मेरे पीयर्स और मैनेजर, टू ग्रो एज़ कम्पेयर टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं ये भी कॉग्निजेंस लेता हूँ इस फैक्ट का कि मेरी जर्नी हैज़ नॉट बीन वेरी सीमलेस। थ्रू आउट द जर्नी आई हैड सीन मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स, जो कि हर रिपोर्ट पहले रिपोर्ट से और ख़राब होती थी मेरी मम्मी की, और ये लगता था कि पता नहीं कि कल क्या होगा। तो ये डर कॉन्स्टेंटली 2 साल तक हर रोज़ थी कि पता नहीं कल कुछ हो सकता है। इसके बावजूद यही था कि मैंने शायद अपने प्रिपरेशन को भी एक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करता था कि थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और यही फ्यूल थी कि मम्मी के लिए ये जल्द से जल्द करना है। परंतु और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं 2 साल से आज तक भी जब रिजल्ट्स रिलीज़ हुए उसके 1 दिन पहले तक भी मैं थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस अटेंड किया हूँ। जब डायग्नोसिस हुआ था 2022 में, तब 1 हफ्ते में 1 बार 2 बार लेता था, अब मंथली 1 बार लेने की ज़रूरत होती थी। आफ्टर माई मदर पास्ड अवे तब थेरेपी की सेशन ज़्यादा फ्रिक्वेंट करनी पड़ी। तो आई डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग कि मैंने प्रोफेशनल गाइडेंस और प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प सीखी है थ्रू काउंसलिंग सेशंस एंड थेरेपी सेशन, जो कि एक्सपीरियंस को यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू समथिंग एज एक्सट्रीम जो मेरे साथ हुआ है। परंतु अगर आपको लगता है कि बिकॉज यूपीएससी से जर्नी इज़ वेरी लोनली, बहुत ऐसा होता है कि आप यू टेंड टू पुश पीपल अवे, आप बहुत कम लोग होते हैं जो कि स्टिक करते हैं बिकॉज यू आर नॉट ए फन पीपल अराउंड। आप वही सेम चीज़ पढ़ते रहते जो कि लोग यूजुअली बोरिंग मानते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम हो जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम कम हो जाती है। परंतु सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और कभी आपको लगता है कि यू आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या फिर जस्ट टू सी कि आप डूइंग मेंटली वेल और नॉट, आप किसी भी थेरेपिस्ट काउंसलिंग सेशन का अगर आपके पास है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी माध्यम, तो आप कभी भी शाय आउट मत कीजिए। तो सोशल मीडिया में मैं एक्टिव था, परंतु ये नहीं बोलूँगा कि दिन भर में स्क्रॉल करता रहता था, बट मैंने ऐसा टाइम नहीं आया था कि मैं मैं सोशल मीडिया से आउट हो जाऊँ। मैं इंस्टाग्राम चलाता था, फेसबुक वगैरह ज़्यादा एक्टिव नहीं था, परंतु इंस्टाग्राम कभी रिफ़्रेशमेंट ऑफ माइंड के लिए 5 मिनट 10 मिनट का भी चला लिया, क्योंकि मैं आइसोलेटेड भी था, मेरे को दूसरे एस्पिरेंट भी नहीं थे जिससे मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो सके या फिर कम्युनिटी फीलिंग हो। तो टू स्टे इन कनेक्टेड विद माई फ्रेंड्स, तो ऐसा ना लगे कि मैं बहुत आइसोलेटेड हूँ, ऐसा एनोमी टाइप का कुछ लगे, तो इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे था, पूरा आइसोलेटेड नहीं था, बट इन बैलेंस ऑब्वियसली। सो सोशियोलॉजी के लिए जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो एंटायरली कॉम्प्रिहेंसिव, एंड उसका स्ट्रैटेजी जीएस से काफ़ी अलग था, तो उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाना चाहूँगा, तो उसके बारे में हम और एक वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है, स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। Classes is one of those
मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। CP classes has been a part of the journey from the very starting. I used to follow that 1 minute series plus the daily 5 questions that you post. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। सो नाउ मूविंग ऑन टू इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू पहले वीक में ही था, जनवरी के इनिशियल फर्स्ट वीक में, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं प्रिपरेशन के लिए, विच वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि नॉट ब्लेसिंग पर से बट आई थिंक सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि जस्ट मेरे इंटरव्यू के बाद माई मदर गॉट एक्सट्रीमली सिक एंड शी वाज एडमिटेड इन ICU फॉर अ मंथ। तो एक पता नहीं, देयर वाज सम सर्कमस्टेंस समथिंग फेवर्ड कि मेरा इंटरव्यू पहले ही हो गया। तो बट मेरे पास जो 20-25 दिन थे उससे मैं अपने डैफ बनाना शुरू किया। डैफ के एवरी कीवर्ड से जो भी कंटेंट होते थे उनसे मैं अपना डिजिटल नोट्स बनाना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत ही डायनेमिक नोट्स होते थे और लिखने का टाइम नहीं था। तो जहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता था, मेरे होम टाउन, मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मेरे कॉलेज के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, मेरे कंपनी के बारे में, कंपनी के सेक्टर के बारे में, उनके बारे में मैं एवरनोट, वन नोट पे नोट्स बनाने लगता था। उसके अलावा मेरे साथ जो कि एक हमारा छोटा सा ग्रुप था जो कि उड़ीसा से हैं एस्पिरेंट्स जो कि इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका एक छोटा सा ग्रुप था। तो उनके साथ हम एक दिन में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार मॉक्स करते थे, ताकि हमारी प्रिपरेशन और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो उस टाइम पे मैंने एक कम्युनिटी या ग्रुप का हेल्प लिया, परंतु उसके पहले ऐसा एज सच कोई स्टडी ग्रुप या फिर ऐसा कुछ था नहीं मेरे साथ। बट इंटरव्यू के टाइम पे सिंस एक स्मॉलर ग्रुप बन चुका था फ्रॉम ओडिशा पीपल हु आर अपीयरिंग, तो वो उस ग्रुप की मैंने बहुत हेल्प ली थी। सो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट डे, क्योंकि पहली बार कुछ हो रहा है जो कि मैं बचपन से उसको ड्रीम कर रहा था। आफ्टरनून का स्लॉट था मेरा। मेजॉरिटी ऑफ माई क्वेश्चन जो कि मॉक्स में पूछे जा रहे थे, दोज आर वेरी डैफ हैवी। मेरे कॉलेज, मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मेरे स्टेट के इशूज़, इंडियन ऑयल, एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा था। परंतु मेरे रियल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा जनरल इश्यूज़ जो कि नॉट रिलेटेड टू माई डैफ है वो पूछी गई। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में इश्यूज़, हेल्थ सेक्टर में इश्यूज़, डिजिटलाइजेशन कैसे हो सकता है। थोड़े बहुत उड़ीसा से भी, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं पूछा गया। मेरे कुछ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थोड़े इन डेप्थ थोड़े पूछे गए। कंप्यूटर साइंस के जो मैं कोर्सेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे भी गए थे। कुछ क्वेश्चंस ओडिशा के कल्चर, ओडिशा के प्लेसेस के बारे में पूछे गए थे, और कुछ ऐसे जनरल जो GS कंटेंट होता है उससे रिलेटेड मोस्टली था मेरा इंटरव्यू। सो आई हैड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर्स बोर्ड। तो द बोर्ड वाज एक्सट्रीमली कॉर्डियल एंड वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में इतना अच्छा होता है कि उस टाइम पर एटलीस्ट मेरे लिए इट वाज नॉट स्ट्रेसफुल, नीदर एंग्जाइटी से नहीं भरा था। आई वाज जस्ट हैप्पी दैट डे कि मैं एक जगह आ रहा हूँ जो कि मैं फिल्मों में देखा था, सुना था, ड्रीम किया था। तो एक ही अगर थी मेरे दिमाग में इमोशन उस दिन, तो दैट वाज हैप्पीनेस। कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, डर था, नर्वसनेस था, बट जो ओवर पावर कर रहा था दैट वाज हैप्पीनेस। एंड वो बोर्ड भी इतनी कोर्डियल थी। द इंटरव्यू प्रोसेस वाज सो सीमलेस कि दे वुड मेक यू कंफर्टेबल वेयर यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। कोई आपको बीच में इतना काट नहीं रहे थे कि आपको आंसर देने के लिए टाइम नहीं दे रहे थे। वेरी पेशेंट एंड दे वांटेड टू लिसन यू। तो इंटरव्यू वाज वेरी सीमलेस। और एक मिसकंसेप्शन जो कि जनरल ऑडियंस में होती है कि ऐसे वियर्ड पजल क्वेश्चंस हो या फिर कुछ बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन जो पूछते हैं कि ऐसे नॉर्मल पजल्स वगैरह पूछते हैं, वैसे नहीं पूछते। दे ट्राई टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी थ्रू योर जनरल अवेयरनेस अबाउट योर ओपिनियंस, अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज़, अबाउट योर ओन बैकग्राउंड। तो डू नॉट फॉल फॉर ऐसे रैंडम वीडियोज़ जो यूट्यूब पे आते हैं, पर जो एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं दैट कुड बी वन ऑफ योर स्टार्टिंग पॉइंट, जिससे कि आप रेफरेंस ले सकते हैं। बट परंतु ऐसे बहुत रैंडम रील्स और शॉर्ट्स के ऊपर आप अपना ओपिनियन बेस ना कीजिए कि कैसा इंटरव्यू होता है। सो अभी 2024 की प्रीलिम्स में 50 से 60 दिन बाकी है। तो मेरा टिप्स ये रहेगा, जो कि इज़ ऑल्सो समराइजेशन ऑफ व्हाट आई वुड लाइक टू से थ्रू दिस वीडियो, इज़ फर्स्ट कि कीप योर सोर्सेज एज लिमिटेड एज पॉसिबल। जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तभी आपकी सोर्स लिस्ट फाइनलाइज होनी चाहिए। बीच में आप थोड़ी एडिशंस ओमिशंस कर सकते हैं, परंतु मेजर सोर्स लिस्ट आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट जा रहे हैं और आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं,
इंटरनेट पे इतने सारे PDF आप सबको डाउनलोड करके सब पढ़ रहे हैं। मैंने भी ख़रीदे हैं ऐसे बहुत सारे नोटबुक्स और जेरोक्स कॉपीज़, और जो कि मैंने नहीं पढ़े हैं क्योंकि पढ़े नहीं जाते। तो उसके लिए वरी नहीं करना चाहिए कि 10 मटेरियल्स है ना, 10 मटेरियल्स नहीं पढ़ पाए। 2 मटेरियल पढ़िए, 2 मटेरियल को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 मटेरियल को सिर्फ 2 बार। तो लिमिटेड सोर्सेज, बट बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। और करंट अफेयर्स इज़ टू एंडलेस, तो मेरा यही मंत्र था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। स्टैटिक पार्ट है आपका कंट्रोलेबल, तो उसी पे आप उसको स्ट्रेंथ बनाइए। करंट अफेयर्स इज़ नो एंड टू इट। एंड तो मैं करंट अफेयर्स के लिए जो मैगज़ीन्स फॉलो करता था, उसी को बार बार उससे शॉर्टर नोट्स बना के उनको प्रीलिम्स से 1 महीने पहले 3 बार 4 बार रिवाइज़ करता था, ताकि जो मैं पढ़ा हूँ उससे गलती ना हो। क्योंकि जो मैं नहीं पढ़ा हूँ तो दैट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, बट जो मैं पढ़ा हूँ उससे मेरी गलती ना हो। तो करंट अफेयर्स जितना हो सके आप एक सोर्स कर रहे हैं, न्यूज़पेपर कर रहे हैं या मैगज़ीन कर रहे हैं, ईयरली कंपाइलेशन कर रहे हैं। मैंने मंथली मैगज़ीन्स की थी, नो ईयरली कंपाइलेशंस, बट 2 इंस्टीट्यूट की मैंने मंथली मैगज़ीन की थी, बट वो डिफरेंट टाइमलाइंस में। समाचार मंथन में पूरे साल पढ़ा हूँ, और विजन IAS की सिर्फ जो प्रीलिम से पहले 3-4 महीने के टाइम पे मैंने 8 महीने की पूरी एक साथ पढ़ी थी, तो उनसे मैंने नोट्स बनाई थी और उन्हीं को बार बार पढ़ता था। तो दैट वाज माई करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के ऊपर अब डू नॉट गो बहुत ज़्यादा इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। एंड ऑल्सो वन थिंग जो कि अभी मैं बोल सकता हूँ, बट एक दिन पहले आई वॉज एट द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस एंड विथ फुल ऑफ एंगजाइटी, बट नाउ अभी आई हैव सम क्रेडिबिलिटी टू से कि having a full-time job, also having a demanding personal life, and which was emotionally, physically and logistically draining because she was my only parent, and वो sense of fear and anxiety was constant throughout. उसके बावजूद I was able to study and I was happy with my preparation, even though I would have not made it through this time. Obviously I would have been devastated a lot, but I would not have regretted कि I had not prepared well enough. I think I had given my best. अगर नहीं होता तो there are a lot of things which was not beyond my control, but I'm extremely grateful that I had a lot of blessings of my parents, my teachers and my elders, plus luck favored, right things happened in right place at right time. So I went through, but I had put in the efforts and there's no substitute to it in spite of a lot of adverse conditions. So if I could, then anyone can. और एक चीज़, ये there is no strategy which is जस्ट आप कॉपी कर सकते हैं। देयर इज़ नो लाइक वन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको सिर्फ यही लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है या फिर स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। दिस इज समथिंग जो कि मेजॉरिटी पढ़ते हैं, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ मोर कंफर्टेबल विथ स्टूडेंट कम्युनिटी। बट स्पेक्ट्रम की बहुत चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट मूवमेंट्स बहुत कन्फ्यूजिंग लगता था, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 बहुत कन्फ्यूजिंग होते थे, तो वो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ उसी बुक से पढ़ना है, क्योंकि हर कोई उससे पढ़ रहा है। आपको वो कंटेंट को इंटरनलाइज करना है अपने अंदर, तो चाहे वो यूट्यूब से हो, समराइज नोट से हो, किसी टॉपर के नोट से हो, या फिर बुक से हो, या फिर आप और किसी मटेरियल से हो, एनिमेशन के थ्रू हो, या फिर कोई आपको पढ़ा रहा है, किसी भी थ्रू पे। देयर इज़ नो वन सिंगल रूल what should be the baseline for this. No hard and fast rule. आपको जैसा ठीक लगे आप खुद कीजिए, खुद टेस्ट दीजिए। इफ़ आपके टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे हैं then it's working for you and you can improvise on that. So वही रहेगी the bottom line की you do not have, there's no one rule that would make you clear this, because everybody would have their own journeys, own stories, own struggle and own battle, and you can fight your own, and I hope you do. Wish all the aspirants all the best. I know how it feels. Also one thing, it's easier said than done, but do not make this exam the entire part of your life. Do not make this as your entire identity. I had done that. I had made my whole identity, this exam is a part of entire part of me, but try to make just part of it, an important part of you, but just an exam, and not that this as your entire life. And I wish everyone all the best. I really hope that you get your desired services, desired cadres and desired preferences very soon in the earliest attempts as possible. Also, thank you to DKT team. Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch jab pehle, even though when I had started full-fledged preparation, college time ke also end semesters when I was thinking when to appear. So I had seen a lot of topper videos, and I think the most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track.
and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you.